पहले पढ़े हैं वाक्य रचना। वाक्य रचना के बाद से आइए हम पढ़ें वाक्य दोष। वाक्य दोष यानी कि जो अशुद्धियाँ होती हैं वाक्यों में। जब परीक्षा में आपको वाक्य आता है या इन चारों में से कौन सा अशुद्ध है कौन सा शुद्ध है, ऐसे करके आते हैं। तो आइए हम देखते हैं वाक्य दोष। अंग्रेजी भाषा या फिर कोई भी भाषा कह लीजिए, उसी की तरह क्या होता है, हिंदी में भी वाक्य दोष होते हैं। हिंदी में क्या होते हैं, वाक्य दोष होते हैं। हिंदी में वाक्य दोष 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है पद क्रम संबंधी दोष होता है, दूसरा होता है परसर्ग संबंधी दोष होता है, तीसरा द्विरुक्त संबंधी दोष होता है। तो आइए हम देखते हैं पद क्रम संबंधी दोष। पहला इसमें पद क्रम संबंधी दोष देखते हैं हम। पद क्रम संबंधी दोष यानी पहला वाक्य के दोष में पहला हम देखेंगे पद क्रम संबंधी दोष। यानी देखिएगा दोस्तों, हिंदी में पदों का क्रम क्या होना चाहिए, इसका निराकरण इस प्रकार है, यानी कि इस प्रकार है। अब देखिएगा इसमें पहला, हिंदी वाक्य में पदों का क्रम कर्ता, कर्म और क्रिया होना चाहिए, ठीक, हिंदी भाषा में। लेकिन अंग्रेजी भाषा में अंग्रेजी वाक्यों की तरह कर्ता, क्रिया और कर्म नहीं होना चाहिए, ठीक। अंग्रेजी भाषा में क्या होता है, कर्ता, क्रिया, कर्म होता है, और हिंदी भाषा में पहले क्या होता है, कर्ता, उसके बाद कर्म, उसके बाद क्रिया होता है। अंग्रेजी में क्या होता है, यहाँ पे कर्ता कर्म बाद में हो जाता है, क्रिया पहले हो जाता है। जैसे देखिएगा, मैं आम खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ, मैं क्या है, कर्ता हो गया, आम क्या है, कर्म है, और खाता हूँ क्या हो जाएगा, खाता ये क्रिया हो जाएगा, ठीक। वैसे ही अंग्रेजी में देखिएगा, अंग्रेजी में क्या होता है कि अगर हम एग्जाम्पल ले लें कि आई ईट मैंगो, तो आई क्या हो जाएगा, ये कर्ता हो जाएगा। ईट क्या हो जाएगा, ईट मतलब खाना, ये क्रिया हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया है, कर्म बाद में हो गया अंग्रेजी में, और क्रिया पहले हो गया। मैंगो क्या हो जाएगा, ये कर्म हो जाएगा। हिंदी में क्या होता है कि कर्म पहले होता है, क्रिया बाद में होता है। अंग्रेजी में क्या होता है कि क्रिया पहले होता है, कर्म बाद में होता है। आइए इसमें दूसरा समझते हैं क्या है दोष इसके माने क्या होता है, पद क्रम संबंधी दोष। दूसरा देखिएगा, हिंदी वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया के पहले के विशेषण सदैव कर्ता, कर्म के पहले आना चाहिए। यानी कि क्या होता है, कर्ता के पहले विशेषण आना चाहिए, कर्म के पहले विशेषण आना चाहिए, और क्रिया के पहले विशेषण आना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल से समझिए, महाबली भीम ने दैत्यराज हिडम्ब को जमीन पर जोर से पटक दिया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कर्ता है भीम, कर्ता के पहले क्या आया है, विशेषण। अब यहाँ देखिएगा ये क्या हो गया, राज हिडम्ब, ये क्या है, कर्म है, उससे पहले ये दैत्य क्या आ जाएगा, विशेषण आ गया, ठीक। उसके बाद इधर देखिएगा कि क्रिया, क्रिया के पहले ये जोर से पटकना क्या हो गया, जोर से क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। आइए इसमें तीसरा समझते हैं। यदि किसी वाक्य में कर्म न दिया हो तो कर्ता का विशेषण सदैव कर्ता के बाद आना चाहिए, ठीक। अगर कर्म नहीं दिया हो तो क्या होगा, कर्ता का विशेषण सदैव कर्ता के बाद आना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा कि कुछ छात्र अधिक समझदार हैं, यानी कि ये अधिक समझदार क्या है, ये विशेषण है, और ये कर्ता है, कुछ छात्र, ठीक। आइए इससे चौथा देखते हैं। यदि किसी वाक्य में द्विरुक्त, द्वंद्व समासी शब्द को अथवा समुच्चारित शब्द हो तो उन शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का उपयोग निश्चित करना चाहिए, नहीं तो शब्द गलत माना जाएगा। और जिस वाक्य में ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं होगा वह वाक्य भी गलत माना जाएगा, ठीक। जैसे देख लीजिए कि बार बार, ये बार बार है, इसमें द्विरुक्त का प्रयोग हुआ है। धीरे धीरे, ये क्या है, द्विरुक्त के उदाहरण है। आपके आर पार, इधर उधर, आर पार और इधर उधर, ये क्या है, समुच्चारित है। जैसे अब देखिए माता पिता, ये द्वंद्व समासी हैं। भाई बहन, ये क्या है, द्वंद्व समासी हैं। तो आपको बताया था मैं कि द्विरुक्त द्वंद्व समासी शब्द हो अथवा समुच्चारित शब्द हो तो उन शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, गलत माना जाएगा, ठीक। अब देखिए पांचवा नियम क्या कहता है, यदि किसी शब्द में योजक चिन्ह की अनिवार्यता, उसका प्रयोग न करने से शब्द का अर्थ बदल जाएगा। यानी कि क्या हो रहा है कि अगर योजक चिन्ह का प्रयोग न करने से उस शब्द का क्या होगा कि
अर्थ ही बदल जाएगा। इस बदल जाने का डर, ऐसी स्थिति में योजक चिन्ह का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, नहीं तो वह शब्द गलत माना जाएगा और जिस वाक्य में ऐसे शब्द का प्रयोग होगा वह वाक्य भी गलत माना जाएगा। जैसे देखिए आपका भूतत्व, इसमें क्या है, योजक चिन्ह का जरूर प्रयोग होना चाहिए, नहीं तो अगर योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा तो ये क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। अगर ऐसे लिखे हम भू तत्व तो ये क्या होगा, ये गलत माना जाएगा। ठीक, भूकंप यानी कि योजक चिन्ह का प्रयोग जरूर होना चाहिए इसमें। ठीक, अगर भूकंप ऐसे लिखते हैं हम भूकंप, ये गलत माना जाएगा। भू परिष्करण अगर हम लिख दिए ऐसे भू परिष्करण तो क्या होगा, ये गलत माना जाएगा, क्योंकि योजक चिन्ह का प्रयोग जरूरी है यहाँ पे। हूबहू ऐसे ही लिखेंगे हम, नहीं तो अगर ऐसे नहीं लिखेंगे तो वो गलत माना जाएगा। ठीक, समझते हैं दूसरा परसर्ग संबंधी दोष। यहाँ पे देखिएगा परसर्ग संबंधी दोष, परसर्ग का अर्थ होता है क्या, कार्य चिन्ह। अब देखिएगा परसर्ग संबंधी दोष, जो वाक्य किसी कारक चिन्हों से संबंधित होता है उसे क्या कहते हैं परसर्ग संबंधी दोष कहते हैं। ठीक, जिसका निराकरण क्या है, इस प्रकार है। ठीक, देखिएगा पहला इसमें देखिएगा कि यदि कर्ता के बाद ने चिन्ह का प्रयोग हुआ हो तो क्रिया सदैव कर्म के अनुसार प्रयुक्त होता है। जैसे देखिएगा राम ने रोटी खाई, यहाँ पे ये क्या है, ये कर्ता है और ये क्या है, कर्म है। ठीक, अब देखिए क्या बोल रहा है कि राम ने रोटी खाई, यहाँ पे आया है कर्ता के बाद, यहाँ पे क्या आया, ने आया है, और ये क्या हो रहा है कि उसके बाद से ये होगा कि ये क्रिया के अनुसार सदैव इसका प्रयोग होगा, यानी कि जब रोटी आया है तो यहाँ पे खाई आया है। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा कि शीला ने खाना खाया, शीला क्या है यहाँ, ये कर्ता है, ये करता है। शीला ने खाना खाया, यहाँ खाना क्या है, कर्म है, कर्म के अनुसार यहाँ ये क्रिया है तो ये कर्म है, तो जो क्रिया है कर्म के अनुसार चेंज हो माने बदलेगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, खाना, ये खाना के अनुसार ये खाया। ठीक, बात समझ में आई। चलिए दूसरा देखिएगा, दूसरा में यदि कर्ता के बाद ने और कर्म के बाद को चिन्ह हो तो वाक्य के अंत में क्रिया सदैव पुल्लिंग अर्थात एक वचन लगेगा। ठीक, जैसे देखिएगा छात्राओं ने छात्रों को पीटा, यहाँ पे छात्राओं क्या है, कर्ता है और छात्रों कर्म है, और क्या हो रहा है कि देखिएगा कर्ता के बाद ने आया है और कर्म के बाद क्या आया है, को आया है। ठीक, तो क्या होगा, सदैव जो क्रिया होगा, क्रिया जो होगी वो सदैव क्या होगा, सदैव पुल्लिंग में रहेगा और एक वचन में रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, पीटा, ये क्या है, क्रिया है, तो ये क्या है, हो रहा है, ये सदैव क्रिया क्या होगी, एक वचन में रहेगा, पुल्लिंग रहेगा। ठीक, अब दूसरा देखिएगा, अध्यापिकाओं ने छात्राओं को भगाया, तो ये क्या है कि आपके कर्ता के बाद ने आया है और कर्म के बाद को आया है, तो क्रिया क्या होगी, सदैव आपका पुल्लिंग एक वचन में रहेगा। तीसरे में क्या है, यदि किसी वाक्य में कर्ता पुल्लिंग एक वचन का हो परंतु अपने से बड़ों के संदर्भ में हो तो वाक्य के अंत में क्रिया सदैव क्या होगा, पुल्लिंग की लगेगी और सर्वनाम भी बहुवचन का ही लगेगा। जैसे देखिएगा, कल प्रातः नेताजी प्रयागराज आ रहे हैं, वे संगम भी जाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पे कर्ता कौन है, ये नेताजी। ठीक, उसके बाद देखिए संज्ञा के बदले जो प्रयोग हो रहा है वो सर्वनाम हो जाएगा और यहाँ ये क्या होगा, ये भी कर्ता होगा। और क्या कहा है इसमें, अगर ये सर्वनाम है तो सर्वनाम के ही, जैसे अभी बताया है यहाँ पे आप सर्वनाम भी बहुवचन में लगेगा। अगर क्रिया सदैव पुल्लिंग बहुवचन में है तो सर्वनाम भी क्या होगा, बहुवचन में लगेगा। तो सर्वनाम बहुवचन हो गया वे, और यहाँ पे देखिएगा जाएंगे, ये क्या है, क्रिया है, ये भी क्या हो जाएगा, बहुवचन में लगेगा। ठीक, अब चौथा देखिएगा, चौथा, यदि किसी वाक्य में कर्ता स्त्रीलिंग एक वचन हो परंतु अपने से बड़ों के संबंध में हो तो वाक्य के अंत में क्रिया सदैव क्या होगा, स्त्रीलिंग बहुवचन ही लगेगा
और सर्वनाम क्या होगा, सर्वनाम में भी बहुवचन का प्रयोग होगा। जैसे देख लीजिएगा, जैसे सुश्री मायावती, अब यहाँ मायावती करता है, दिल्ली जा रही हैं, वे क्या हो गया, ये सर्वनाम हो गया। सर्वनाम ये संज्ञा के बदले प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पे सर्वनाम वे हो गया, ये भी करता ही है। संभवतः सोनिया जी से मिलेंगी, ये क्या हो गया, बहुवचन में, ये जो क्रिया है ये बहुवचन में प्रयोग हुआ है। अब देखिएगा पांचवा नियम, यदि किसी वाक्य में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के कर्ता एक साथ आ जाए तो वाक्य के अंत में क्रिया सदैव पुल्लिंग बहुवचन की लगेगी। ठीक, जैसे सीता गीता संगीता राम श्याम और मोहन बाजार जा रहे थे, यहाँ पे क्रिया क्या है, बहुवचन में है। ठीक, अब देखिएगा छठवां नियम, यदि किसी वाक्य के अंत में आई हुई क्रिया क्या हो, पुल्लिंग एक वचन में, पुल्लिंग एक वचन का अंतिम रूप या हो तो उसके स्त्रीलिंग एक वचन में ई का प्रयोग करते हैं और ये ई का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ पे ये बड़ी ई का प्रयोग नहीं करते हैं, अन्यथा ये गलत माना जाएगा। अगर ये लगा दिए तो ये गलत माना जाएगा। या के स्थान पर यही प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे तो गलत माना जाएगा। जैसे वह गया का स्त्रीलिंग वह गई होगा, न कि वह गई होगा। ठीक, आइए अब अगला समझते हैं, छठवा तो बता दिए, सातवां समझते हैं। यदि किसी वाक्य के अंत में आई हुई क्रिया पुल्लिंग एक वचन का अंतिम रूप या हो तो उसके बहुवचन में ये का प्रयोग करते हैं और ये का नहीं। जैसे देखिएगा, वह गया का बहुवचन होगा क्या, वे गए। ठीक, वे गए नहीं होगा, ये गलत माना जाएगा। आइए अगला देख रहे हैं, यदि किसी वाक्य के अंत में आई हुई क्रिया पुल्लिंग एक वचन का अंतिम रूप आ हो तो उसके स्त्रीलिंग वचन एक वचन में ई का प्रयोग करते हैं, ई का नहीं। जैसे देखिएगा, हुआ शब्द का स्त्रीलिंग हुई होगा, न कि हुई होगा। ठीक, अगला देखिए, यदि किसी वाक्य के अंत में आई हुई क्रिया पुल्लिंग एक वचन का अंतिम रूप आ हो तो उसके बहुवचन रूप में ये का प्रयोग करते हैं, ये का नहीं। जैसे देखिएगा, हुआ शब्द का बहुवचन हुए होगा, न कि हुए होगा। ठीक, अब देखिएगा 10वां, यदि किसी वाक्य में प्रयुक्त किसी शब्द के किसी वर्ण का उच्चारण आ और वो ओ के बीच का हो तो उस वर्ण के ऊपर क्या प्रयोग करते हैं, अर्धचंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। अर्धचंद्र का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, नहीं तो वह शब्द गलत माना जाएगा और जिस वाक्य में ऐसे शब्द का प्रयोग होगा वह वाक्य भी गलत माना जाएगा। जैसे कॉलेज, डॉक्टर, इस पे क्या लगा है, ये अर्धचंद्र है। ठीक, हॉल इत्यादि शब्द हैं। ठीक, अब नोट में क्या दिया हुआ देखते हैं, यदि किसी शब्द के किसी वर्ण के ऊपर अर्धचंद्र का प्रयोग हुआ हो तो उससे बना हुआ शब्द अंग्रेजी भाषा का होगा, परंतु यदि अर्धचंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ हो तो उससे बना शब्द अंग्रेजी भाषा का कभी नहीं होगा। जैसे क्या, चांद। अब देखिए यहाँ पे अर्धचंद्र है और बिंदु का भी प्रयोग हुआ है। जैसे चांदनी, अर्धचंद्र है और बिंदु का भी प्रयोग हुआ है। गांव, ये क्या होगा, ये कभी भी अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं होगा। द्विरुक्त दोष, कभी कभी हिंदी भाषा में शब्द लगातार इस प्रकार प्रयोग कर दिए जाते हैं कि उन दोनों शब्दों का अर्थ एक ही होता है। ऐसे स्थिति में उन दोनों में से एक का प्रयोग करना ही उचित है। दोनों शब्दों का एक साथ प्रयोग करना वाक्य को गलत बना सकता है। आइए देखते हैं द्विरुक्त दोष और इसका सही रूप। द्विरुक्त दोष क्या होता है और उसका सही रूप क्या होता है। इसमें देखिए, पहला, आज की वर्तमान राजनीतिक स्थिति अत्यंत दयनीय है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, सही रूप क्या होगा, यहाँ पर या तो आज का प्रयोग करें या फिर वर्तमान का प्रयोग करें अगर सही रूप बनाना है तो। ठीक, तो अब दूसरा देखिएगा, प्रातः काल का समय स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होता है। अब देखिएगा यहाँ पे या तो हम काल का प्रयोग करें या फिर समय का प्रयोग करें, दोनों का अर्थ एक ही होगा। यहाँ भी आज या वर्तमान, यहाँ भी दोनों का अर्थ एक ही होगा। तीसरा देखिएगा,
आप लोगों को समय का अच्छा सदुपयोग करना चाहिए। अब यहाँ देखिएगा, आप लोगों को समय का अच्छा या सदुपयोग दोनों में से कोई एक प्रयोग कर सकते हैं, दोनों का अर्थ एक ही होगा। करना चाहिए। अब देखिएगा चौथा में, मेरा मित्र बहुत अधिक चालाक है। मेरा मित्र बहुत अधिक चालाक है, इसमें देखिएगा मेरा मित्र बहुत, या तो बहुत का प्रयोग करिए या अधिक का प्रयोग करिए। ठीक, चालाक था। ठीक, अब देखिएगा पांचवा, पूरी रात भर बरसात होती रही। पूरी रात भर बरसात होती रही, इसका सही सही रूप देखिएगा क्या होगा कि पूरी रात या फिर कह लीजिए रात भर, दोनों का अर्थ एक ही होगा। यहाँ पे पूरी रात या रात भर ये लगाएंगे तो यहाँ पे ये सही रूप होगा, बरसात होती रही। ठीक, अब देखिएगा छठवां में, सारे विश्व में गर्मी का प्रकोप है। अब इसका सही रूप क्या होगा, विश्व भर में। सारे विश्व में इसका प्रयोग उचित नहीं है, और यहाँ पे विश्व भर में गर्मी का प्रकोप है, ये सही रूप होगा। राधा सीता से श्रेष्ठ है, यहाँ पे क्या होगा, सही रूप राधा सीता से श्रेष्ठतर है। ठीक, ये सही रूप होगा। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप सभी का।